सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा हमारे सामने कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जी जो हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उन्होंने एक बुक को अभी लॉन्च किया है जिसका नाम है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। ये बुक का संबंध किससे है, मतलब ये बुक किसके ऊपर है? तो आंसर होगा पीएन पणिकर। तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने अभी नई दिल्ली में एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। पूरा नाम है द स्टोरी ऑफ पीएन पणिकर, मतलब इन्हीं के ऊपर ये पुस्तक है, इनके जीवन के ऊपर, इनके काम के ऊपर ये बुक लिखी गई है। अच्छा, लिखा किसने है, लेखक कौन है? तो पीपी सत्यन ये लेखक का नाम है। अब बात करें जिनके ऊपर ये बुक है, पीएन पणिकर, वो कौन थे? तो उन्हें केरल में पुस्तकालय आंदोलन और साक्षरता आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने गांव-गांव और आदिवासी इलाकों में जाकर लोगों को पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित किया। उनका संदेश था पढ़ो और आगे बढ़ो। उन्होंने लोगों तक किताबें और शिक्षा पहुंचाकर समाज में ज्ञान फैलाने का काम किया और उन्हीं को लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो बुक का नाम क्या है और किसने लिखा है, किसके ऊपर ये बुक है, और उन्हीं को लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये दो तीन मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन इसी तरह से कुछ नाम मैं आपको और बताता हूँ। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि मून मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है एम अन्नादुर्राई को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के शिवान जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक। आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया रघुनंदन कामत। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं विजय भटकर। मैंगो मैन ऑफ इंडिया कलीमुल्ला खान। रेडियो मैन ऑफ इंडिया राम सिंह बोध। और वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किला सांखला और बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, तो ये तो नाम आपको ध्यान में होने ही चाहिए। बाकी बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊं, 2026 की सारी बुक्स हम रिवाइज करते हैं। तो हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड इसको लिखा प्रेम प्रकाश ने। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट इस बुक को लिखा विजय गोयल ने। द सेज वो री इमेजिन हिंदुइज्म इसको लिखा डॉक्टर शशि थरूर ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर को धीरज काकड़िया ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नवीन कुंडू ने। और आकाश इस बुक को लिखा जी चंद्रमौली ने। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन को किला सत्यार्थी ने। टाइड्स ऑफ टाइम इसको लिखा सुधा मूर्ति ने। सब पर राम तपस्वी राजा आशुतोष अग्निहोत्री। वी द पीपल ऑफ इंडिया टीएम कृष्णा। अ रोड वेल ट्रेवल्ड आर के रघुवन ने। कुछ और है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड हमारे पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हमारे पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने। और अभी एक और बुक आई थी द बेंच द बार द बिजार रे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल इसको लिखा तुषार मेहता ने, हमारे सॉलिसिटर जनरल है। अपनापन इस बुक को लिखा था हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को रस्किन बॉन्ड ने लिखा, जबकि बेटर नेवर स्टॉप्स को श्याम श्रीनिवासन ने लिखा। ये सारी 2026 की बुक से मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराई है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल का कार्यकाल अभी जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा अनुराग गर्ग। तो सिंपल सा याद रखना है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ये वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ही हैं, लेकिन अभी इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसकी स्थापना होती है 1986, नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसका काम क्या होता है? नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और तस्करी की जांच करना। और डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और रिवाइज करते हैं। चलो, अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष बने हैं शशि शेखर वेम्पाती। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया अभी। भारत का नया नौसेना प्रमुख कृष्ण स्वामीनाथन को। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी पार्टी से हैं, भारत के नए सीडीएस बन गए एनएस राजा सुब्रमणी। महीना एंड होने वाला है, 2-3 दिन में बन जाएंगे। अनिल चौहान जी को रिप्लेस करेंगे। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय जो एक्टर है थलापति, इनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखना, टीवी के तमिलगा वेट्री कजगम। और केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन। और सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 2026-27 के लिए नए अध्यक्ष जो बने हैं आर मुकुंदन इनका नाम है। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष सहदेव यादव।
सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा, यूआईडीएआई के नए सीईओ सौरभ विजय, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुरवीर सिंह बने और कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान बने। ठीक है, तो ये 15 नियुक्तियां भी लेटेस्ट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इसरो ने होप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। होप प्रयोग का संबंध किस मिशन से है? तो आंसर होगा चंद्रयान 3। तो इसको ध्यान से समझना। तो अभी इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से किए गए होप प्रयोग और कास्टे प्रयोग से चंद्रमा की मिट्टी जैसी सतह के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, देखते हैं पॉइंट वाइज। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रमा की सतह पर जो धूल जैसी चीज दिखती है वो सामान्य मिट्टी नहीं है, उसे रेगोलिथ कहते हैं, लूनर रेगोलिथ कहते हैं उसको। ये असल में टूटी हुई चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, कांच जैसे नुकीले कण और बहुत महीन बहुत बारीक धूल का मिश्रण है। ये बहुत चिपचिपी और खुरदरी होती है। अच्छा, ये होप प्रयोग था क्या? तो यहाँ पे जो विक्रम लैंडर था जो कि चंद्रयान 3 के साथ गया था, उसने चंद्रमा पर उतरने के बाद अपने इंजन को फिर से चालू किया, जो भी उसमें ईंधन बचा हुआ था उससे इंजन को फिर से चालू किया और लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठकर थोड़ी दूरी पर दोबारा से लैंड किया। मतलब एक छोटी छलांग इसे कह सकते हैं। यही था होप प्रयोग। तो इससे वैज्ञानिकों को क्या पता चला कि इसरो भविष्य में चंद्रमा से मिट्टी या पत्थर के नमूने जो सैंपल है वो उठाकर वापस पृथ्वी पर लाने की तकनीक विकसित कर सकता है। यानी भारत भविष्य में मून सैंपल रिटर्न मिशन भी कर सकता है, जहां से वहां से सैंपल लेकर के आएंगे। अच्छा, यहाँ पे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की मिट्टी के अंदर क्या मिला? तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने पाया कि चंद्रमा की सतह की मिट्टी हर जगह पे एक जैसी नहीं है। मतलब ऊपर की 2 से 6 सेंटीमीटर की मिट्टी बहुत ढीली और बहुत हल्की है, लेकिन उसके नीचे एक मजबूत और सख्त परत छिपी हुई है। और ऐसा होने से फायदा क्या होता है? ऊपर की जो ढीली मिट्टी है वो कंबल की तरह काम करती है, मतलब ये गर्मी को नीचे जाने से रोकती है। इसीलिए चंद्रमा की सतह के नीचे बर्फ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पानी की बर्फ मौजूद हो सकती है। इसके अलावा एक और प्रयोग यहाँ पे किया इन्होंने, जिसे कास्टे प्रयोग बोला, CHASTE, कास्टे प्रयोग। ये एक्चुअली में कास्टे एक उपकरण था, एक डिवाइस था जो चंद्रमा की मिट्टी का तापमान माप रहा था, उसका टेम्परेचर मेजर कर रहा था। इससे पता चला कि ऊपर की मिट्टी ज्यादा गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि नीचे की जो परत है वो तापमान को अलग तरीके से संभालती है। मतलब चंद्रमा की जो जमीन है वो कई अलग अलग परतों से बनी हुई है, बिल्कुल केक की लेयर की तरह। जिस तरह से केक होता है ना, एक लेयर अलग एक लेयर अलग बनती है, उसी तरह से इन्होंने बताया। बात आपको समझ में आ गई? आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। चंद्रयान 3 की हम जरूर बात कर लेते हैं, जिसको हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को। ये वहां पर पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कहां से हमने इसको लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से? LV-M3M4, जिसे बाहुबली या फैटबॉय भी कहते हैं। इसमें लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान रहा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम 2 बार एग्जाम में आ चुका है, P वीर मुथवेल। और जिस पॉइंट पे ये लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उस पॉइंट को हमने नाम दिया, उस जगह को नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट। और अभी हमने पढ़ा था कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए अभी इसरो को एक अवार्ड मिला था, गोडाई ट्रोनाइक पुरस्कार। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना और याद रखना, साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाले, सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला जो पहला देश था वो भारत था। वैसे चंद्रमा पर लैंड करने के मामले में देखेंगे तो फिर भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग टीम को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा ये नेपाल की फिल्म है। तो नेपाल की फिल्म है एलिफेंट इन द फॉग, और इसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड नाम की एक खास कैटेगरी होती है, इसमें जूरी पुरस्कार जीता है। और ये पहली नेपाली फिल्म बन गई है जिसने कांस फिल्म फेस्टिवल में ये पुरस्कार जीता है। ये जो कैटेगरी है, ये जो श्रेणी है, इसमें नई और अलग तरह की कहानियों वाली फिल्मों को चुना जाता है। अच्छा, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? अविनाश विक्रम शाह, और ये उनकी पहली ही फीचर फिल्म थी और उसी ने देखो ये इंटरनेशनल अवार्ड जीत डाला। इसमें फिल्म की कहानी पे बात करें तो फिल्म जो नेपाल का एक इलाका है तराई,
उसमें एक गांव है थोरी, उस पर आधारित है। मतलब इसमें एक ट्रांसजेंडर, एक किन्नर समुदाय रहता है, उनकी जिंदगी दिखाई गई है। इस बार का जो कांस फिल्म फेस्टिवल था वो 79 नंबर का एडिशन था। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है पाल्मे डी और उसको कहते हैं, तो ये पुरस्कार अभी किसे दिया गया? एक रोमानियाई निर्देशक हैं क्रिस्टियन मुंगियू, उनकी फिल्म है फ्योर्ड, तो उसको दिया गया है इस साल का पाल्मे डियोर पुरस्कार। अब फिल्मों से ही संबंधित दो अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, एक तो बाफ्ता और एक ऑस्कर। बाफ्ता अवार्ड्स ये भी 79 नंबर का एडिशन था। इसमें बेस्ट फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट एक्टर है रॉबर्ट एरेमायो आई स्वेयर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस है जैसी बकले हेमनेट मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर है पॉल थॉमस वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी हमारी एक मणिपुरी फिल्म है बूंग, इसने इसमें सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता था। ठीक है, लिए तो इसको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। ऑस्कर भी रिवाइज कर लो, इस बार के जो ऑस्कर थे 98 नंबर का एडिशन था। बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट डायरेक्टर इसी के हैं पॉल थॉमस, बेस्ट एक्टर है मिशेल बी जॉर्डन सिनर मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस है जैसी बकले हेमनेट मूवी के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट को कहाँ मंजूरी मिली है? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो लद्दाख में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और लद्दाख प्रशासन मिलकर भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी से बिजली बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए अभी लद्दाख की पूगा घाटी में एक छोटा 1 मेगावाट का अभी प्लांट लगाया इन्होंने, और ये जगह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। जियोथर्मल एनर्जी आप जानते हो धरती के बहुत अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और कुछ जगहों पर ये गर्मी सतह के काफी पास मिल जाती है, और उसी में एक लद्दाख की पूगा घाटी एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे गर्म पानी और भाप मौजूद है। तो अभी वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे 400 से 1000 मीटर तक ड्रिलिंग की, और वहां का जो टेम्परेचर है वो 240 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पाया गया। तो इतनी गर्मी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस गर्मी से हम भाप बनाकर टरबाइन घुमा सकते हैं जिससे बिजली बनाई जा सकती। तो ऐसा ही किया गया। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा है? अगर दो लाइन वाइज में आपको याद रखाऊं तो लद्दाख की पूगा घाटी में, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये प्लांट की अभी क्षमता है 1 मेगावाट, और इस 1 मेगावाट बिजली से छोटे इलाकों की जो जरूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी में जो हम सबसे ज्यादा नाम सुनते हैं वो सोलर एनर्जी का सुनते हैं, विंड एनर्जी का सुनते हैं, लेकिन सोलर में क्या दिक्कत होती है? एक तो ठंडे इलाकों में इतनी तेज धूप नहीं पड़ती, उसके अलावा रात में तो बिल्कुल ही अंधेरा रहता है, तो रात के समय सोलर पावर प्लांट काम नहीं करते हैं। उसी तरह से जो पवन ऊर्जा है उसके लिए भी हवा आपको चाहिए होती है, हवा अच्छी आ रही है तो बढ़िया बिजली बनेगी, नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत है। लेकिन जो भूतापीय ऊर्जा है, जो जियोथर्मल एनर्जी है, वो तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा को, उसकी गर्मी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो तो दिन या रात कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो उससे क्या होता है, बिजली हमें 24 घंटे मिलती रहेगी। ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स ही है, इसमें भी कोई एमिशन नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन सोलर एनर्जी विंड के लिए एक कंडीशन है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। और हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने भारत में लगभग 381 हॉट स्प्रिंग खोजे हैं। भारत में 10 बड़े भूतापीय क्षेत्र पाए गए हैं, जैसे कि हिमालय क्षेत्र, अंडमान निकोबार आइलैंड, लद्दाख का पूगा क्षेत्र, इसमें कुछ फेमस है। वैसे भारत की जो कुल क्षमता है वो कितनी बताई इन्होंने, कि भारत में लगभग 10,600 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा पैदा करने की क्षमता बताई गई है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्लांट मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं जो न्यूज में रहे, जैसे कि भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट का भी अनावरण किया गया था केरल के कन्नूर में। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर खुला? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला परमाणु जो प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट, ये कहाँ पर खुला? हरियाणा में। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया था ग्वालियर में। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 जो कंट्री है वो इंग्लैंड है। भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ पर बनेगा? पुणे में। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा हिमाचल के दबोटा में। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम, इसका नाम है, कहाँ पर शुरू हुआ? एम्स दिल्ली में। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा इंदौर में। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़। टाटा कंपनी और एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है,
ये कर्नाटक के केलोर जिले में भारत का पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगे। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर में। और भारत ने नोएडा में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया था। जापानी कंपनी है टीडीके कॉरपोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया हरियाणा के सोहना में। और भारत का पहला बेम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी असम राज्य के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के कुछ प्लांट्स हैं, संयंत्र हैं, ये न्यूज में थे, सब मैंने आपको रिवाइज कराया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आवर एशिया एंड ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने गोल्ड जीते? तो आंसर होगा 2। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सा इवेंट है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आवर एशिया एंड ओशिनिया चैंपियनशिप 2026 की। यह भी 23 और 24 मई को हुआ था। कहां पर? जापान में, जापान के हिरोसाकी में। मतलब ये 24 घंटे लगातार दौड़ने वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को 24 घंटे तक बिना रुके ज्यादा से ज्यादा दूरी दौड़नी पड़ती है। जो सबसे ज्यादा दौड़ेगा वही जीतता है। और अभी भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल 5 मेडल जीते हैं और इतिहास रच दिया। मतलब पहली बार इतने ज्यादा मेडल हमारे पास आए। पुरुष वर्ग में अगर बात करते हैं तो अमर सिंह देवंदा, इन्होंने सबसे ज्यादा 282.881 किलोमीटर दौड़कर यहाँ पर गोल्ड जीता। उसके अलावा गिनो एंटनी, ये सब भारतीय हैं, इन्होंने 272.894 किलोमीटर दौड़कर सिल्वर जीता। जबकि पुरुष की टीम इवेंट में भारतीय पुरुष टीम ने टोटल 815.833 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पे इन पुरुषों की टीम ने गोल्ड जीता। तो इस तरह से 2 गोल्ड हमारे पास आए यहाँ पे और मेंस इवेंट में लेकर के आए गोल्ड। जबकि महिला वर्ग में अगर बात करते हैं तो भारतीय महिला टीम ने टोटल 667.722 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पे ब्रोंज जीता। और भारत की तेंजिन डोलमा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान यहाँ पे हासिल किया। ये जो प्रतियोगिता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स के द्वारा आयोजित की गई। इसमें 9 देशों के 81 एथलीटों ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो किस तरह की प्रतियोगिता है? 24 घंटे तक दौड़ना होता है बिना रुके। जो सबसे ज्यादा दौड़ेगा वही जीतता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, केरल का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। तो इसका नाम है मेडिकल आर्काइव्स म्यूजियम। केरल का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम है जो तिरुवनंतपुरम के उल्लूर इलाके में बनाया गया है। इसे किसने शुरू किया, किसने बनाया? इसे ए शिवरामन ने शुरू किया, जो पहले यहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेज में कलाकार और मॉडलर थे। मतलब ये एक ऐसा खास संग्रहालय है, म्यूजियम है, जहाँ इंसान के शरीर, ह्यूमन बॉडी को समझाने के लिए हाथ से बनाए गए मॉडल, चित्र और पुराने मेडिकल रिकॉर्ड रखे गए हैं। यहाँ विज्ञान को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि देखकर और समझकर सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? मानव शरीर का 3D मॉडल, बच्चे के गर्भ में विकास, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसके मॉडल आपको दिखाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। दिल और रक्त वाहिकाओं की संरचना दिखेगी, दांत बनने की प्रक्रिया आप देख पाओगे, कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है उसके मॉडल दिखाए गए हैं, पुराने मेडिकल फोटो और अभिलेख यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये म्यूजियम खास क्यों है? तो कठिन मेडिकल विषयों को आसान तरीके से आप देख करके समझ सकते हो। छात्रों में विज्ञान और डॉक्टर बनने की रुचि बढ़ सकती है। किताबों की पढ़ाई को वास्तविक मॉडल से जोड़ता है। ये आम लोगों को भी मानव शरीर के बारे में जानकारी इससे मिलेगी। तो इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विज्ञान और मेडिकल शिक्षा हर व्यक्ति के लिए आसान, रोचक और समझने योग्य बने। डिजिटल दौर में ये देखकर सीखने वाली पुरानी लेकिन प्रभावी शिक्षा पद्धति को फिर से जीवित करता है। अब इसी तरह के म्यूजियम और क्या क्या म्यूजियम से बनने वाले प्रश्न जो रहे मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टॉलन कल्चर ऑब्जेक्ट्स का वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया गया था। और इसमें वर्चुअल म्यूजियम था और इसमें क्या दिखाया गया था? दुनिया के चुराए गए और ट्रैफिक किए गए वस्तुओं को दिखाया गया था। और भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? अभय प्रभावना, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया। पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था नृपेंद्र मिश्रा को। उसके अलावा पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम गुजरात के वडनगर में उद्घाटन किया गया। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए हम किस जहाज को डुबोएंगे? INS गुलदार को। और भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में।
मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय, ये आपको मिलेगा मोतिहारी बिहार में। बिहार के वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का भी उद्घाटन किया गया। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? पटना में। पटना के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन है वहां पर। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? 18 मई को। वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया गया था गुवाहाटी में। ठीक है, तो ये सारे म्यूजियम्स से बनने वाले प्रश्न थे आपके करंट अफेयर्स में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने चिराग केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो भारतीय रेलवे ने हैदराबाद में चिराग नाम का एक नया केंद्र शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य है रेलवे के कर्मचारियों के कामकाज को डिजिटल और स्मार्ट तरीके से बेहतर बनाना। पहले रेलवे में कर्मचारियों का बहुत सा काम पुराने तरीके से होता था, जैसे उनका रिकॉर्ड संभालना, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, प्रमोशन वगैरह। लेकिन अब चिराग इन कामों को डिजिटल और एआई आधारित बनाएगा। तो चिराग करेगा क्या? कर्मचारियों का डेटा डिजिटल तरीके से संभालेगा, एआई की मदद से भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगा पाएगा, कर्मचारियों को नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी, एचआर सिस्टम को तेज और स्मार्ट बनाया जाएगा। और इससे कर्मचारियों को फायदा क्या होगा? उनकी जो ट्रेनिंग है वो बेहतर और ऑनलाइन हो सकेगी, प्रमोशन और एचआर प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो सकेगी, डेटा जल्दी उपलब्ध होगा, कामकाज में देरी कम होगी, अलग अलग रेलवे जोन में एचआर सिस्टम एक जैसा बनेगा। तो याद रखेंगे, भारतीय रेलवे ने अभी चिराग नाम से एक नया केंद्र कहां पर शुरू किया? तो हैदराबाद आंसर होगा। इसी तरह से रेलवे से संबंधित और क्या क्या प्रश्न आपके हैं ये मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेटेस्ट वाले 2026 वाले। भारतीय रेलवे ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम है शाइन। पीएम मोदी ने दिल्ली में भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया था, जिसकी लंबाई है 71.56 किलोमीटर। नहीं, इसकी लंबाई नहीं है, ये 71.56 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन का हिस्सा है, जो कि गोलाकार मार्ग में होगा। और आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी सलीम अहमद है, अभी दिसंबर में ही बने थे। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये शुरू हुई कहाँ कहाँ? असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नाम का एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट भी तैनात किया। और देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद सोनीपत रूट पर शुरू की जाएगी। उसके अलावा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर, जो कि 82 किलोमीटर लंबा है, और इस पर जो ट्रेन चलेगी उसे नमो भारत ट्रेन कहते हैं, और इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की। मतलब ये 2 फ्यूल पे चलेगी, एलएनजी और डीजल दोनों से। हमारे जो रेल मंत्री हैं, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने बेंगलुरु में एक नया बुलेट ट्रेन बनाने वाला प्लांट का उद्घाटन किया था, और इस प्लांट का नाम दिया आदित्य। दक्षिणी तट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, ये अभी ऑफिशियली 19वां रेलवे जोन बन गया है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। और देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहां पर शुरू होगी? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। तो भैया रेलवे से ये सारे जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फेडरेशन कप 2026 में पोल वोल्ट इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो आंसर होगा देव मीणा और कुलदीप कुमार, मतलब दोनों ने रिकॉर्ड बनाया। अभी जो फेडरेशन कप 2026 का आयोजन हुआ रांची में, तो वहां पर पुरुषों के पोल वोल्ट इवेंट में देव मीणा और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर का जॉइंट नेशनल रिकॉर्ड बनाया। मतलब दोनों ने इतनी ऊंचाई तक इसको कूदा। मतलब पोल वॉल्ट इवेंट क्या होता है आपने देखा होगा, एक डंडे के सहारे ये भागते हैं, डंडे को लेकर भागते हैं, फिर उस पर बैलेंस बनाते हुए ये उछलते हैं, और एक डंडा लगा होता है, इस तरह से आप फोटो में देख भी पा रहे हो, बिना उसको छुए ये दूसरी तरफ गिरना होता है। तो कितनी ऊंचाई तक ये उसको छलांग लगाए, तो अभी 5.45 मीटर ये ऊंचा था, और दोनों ने इतनी ही ऊंचाई को क्रॉस किया, तो दोनों ने मिलकर ये एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये जो हमारा नेशनल रिकॉर्ड था 5.41 मीटर का था, जो खुद कुलदीप कुमार का था। अब दोनों एथलीट्स ने यहाँ पे सेम हाइट क्लियर की है, लेकिन काउंट बैक रूल के आधार पर देव मीणा को गोल्ड मिला, क्योंकि उनके टोटल मिसेस कम थे। टोटल मिसेस का मतलब जैसे चांस मिलते हैं ना, जैसे 4 चांस मिले, 5 चांस मिले, तो पहला चांस मिस हो गया, दूसरा चांस मिला वो मिस हो गया, तीसरे चांस में इन्होंने इसको क्रॉस कर लिया, जबकि
दूसरे खिलाड़ी ने तीसरा भी मिस कर दिया, फिर चौथे में उन्होंने कवर किया। तो उन्होंने जल्दी कवर कर लिया, उन्होंने चांस को ज़्यादा चांस मिस नहीं किए। तो इस आधार पर मतलब उनको गोल्ड दिया गया, लेकिन रिकॉर्ड दोनों के नाम है। और इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया दोनों ने। तो पॉल वॉल्ट एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है, फ्लेक्सिबल पोल की मदद से हॉरिजॉन्टल बार को बिना छुए पार करना होता है, हमने देख ही लिया। और फेडरेशन कप की बात करें, भारत की प्रमुख नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में से ये एक है। पहली बार ये जो हुआ था ना फेडरेशन कप, ये 1978 में हुआ था, पंजाब में हुआ था तब। और इसे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी कहा जाता है। इसका आयोजन कौन करता है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और अभी जो फेडरेशन कप हुआ, ये 29 नंबर का एडिशन था, जो रांची में हुआ बिरसा मुंडा स्टेडियम में। आयोजन करता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1946, नई दिल्ली में मुख्यालय है, प्रेसिडेंट है बहादुर सिंह सागू। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इसी इवेंट में गुरिंदर वीर सिंह ने अभी 100 मीटर की दौड़ में 10.09 सेकंड लेकर के एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए जो इनकी क्विज होती है वो आपको डेली मिल जाती है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूके। फिर आपसे पूछा भारत ने 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाले वायु अस्त्र वन लॉटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण अभी कहाँ किया? तो पोखरण और जोशीमठ में। फिर आपसे पूछा कि अभी इन स्पेस ने कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज कहाँ पर स्थापित करने को मंजूरी दे दी? गुजरात और तमिलनाडु। फिर पूछा यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अभिलाषा बराक। फिर अगले में पूछा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक अभी शुरू हुई, मतलब हो गई है कल नई दिल्ली में। भारत होस्ट कर रहा है इस बार क्वाड को। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की? तो आंसर होगा राजस्थान में है ये, राजस्थान के जैसलमेर में आपको मिलेगा। फिर अगले में आपसे पूछा था कि फेडरेशन कप में गुरिंदर वीर सिंह ने, यह भी आज ही हमने रिवाइज किया, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ये कहाँ पर हुआ? झारखंड के रांची में। और विश्व थायराइड दिवस मनाया गया 25 मई को। फिर पूछा था अभी 2026 में सिडबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 37वां 37वें नंबर का। बाकी चलो हम कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति द्वीप 2026 कहाँ पर हुआ था? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार में। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।